हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं चैप्टर हमारा जो 1 है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तभी तो हम लोग चैप्टर चैप्टर जो हमारा ये है इसको समझ पाएंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका जो पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर जो संख्याएं बनती हैं या जो संख्याओं का जो संग्रह बनता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं इसीलिए है क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर परिमेय अपरिमेय संख्याएं इन्हीं सब के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो मैं फिर से बता दूं कि वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इसे जो है कैपिटल आर, एबीसीडी का जो कैपिटल आर होता है उससे हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है। ये तो हुई बात प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 ये सारे होते हैं। मैं लिख के बताती हूँ। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बता दिया मैंने। हमारे चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं था, इसीलिए वास्तविक संख्याओं को जानना बहुत जरूरी था। जिसमें परिमेय और अपरिमेय हर तरह की संख्याएं होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है। तो अब हम वास्तविक संख्याओं के अलावा इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब भी जो बार बार इनका प्रयोग हुआ है, तो मैं ये सब बता दे रही हूँ क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है 1 2 3 4, जहां तक भी हमारे नंबर्स हों वहां तक। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आपने देखा होगा जो हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखी है इसमें जीरो तो कहीं आया ही नहीं है ना। पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जब उनमें ही जीरो लगा दे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो की भी गिनती कर लें, 0 1 2 3, इस तरह से, तो ये जो हमारी क्या बन गई है? तो ये हमारी जो है पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अब इसके बाद होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को जो हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक इनको हम जेड से दिखाते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जिनमें हमारे पूर्ण अंक हो। जैसे कि हमारे माइनस, कुछ नंबर्स हमारे माइनस के भी तो होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो जो माइनस के भी नंबर्स होते हैं और जो प्लस वाले हैं, मतलब निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को लेकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ नंबर रहे होंगे इधर साइड में भी, और फिर -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3। ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं हमारे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि जब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं, इन्हें आप पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब धनात्मक चिन्ह के साथ, और निगेटिव साइन के साथ, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब दिखाते हैं तो उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सॉरी, पूर्णांक कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को ही आप माइनस के साइन के साथ और प्लस के साइन के साथ, दोनों के साथ दिखाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक कहते हैं, और इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा किसका नंबर आता है? परिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सिर्फ ऐसे ही कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर जो है q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, q हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे p और q हमारे यहाँ पूर्णांक हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। मैं एग्जाम्पल ही बता दे रही हूँ, जैसे कि ये हो गया कोई नंबर 2/3 हो गया, -1/10 हो गया, या 2/1 हो गया। ठीक है। इस तरह के जो हमारे नंबर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। ठीक है। उसके बाद हमारा है 5 नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो वे हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मान लिया कुछ भी आ जाए,
जैसे कि √2 आ जाए या इस तरह कोई संख्या आ जाए, तो वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारी √2 है, √5 है, √13 है, इस तरह की जो हमारी संख्याएं हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इन सब की हमें अपने चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर से एक बार बता दूं, वास्तविक संख्याएं जो भी हमने ये सब पढ़ा है, ये सब हमारे किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। सभी नंबर जो हमने सीखे वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, एक और जो चीज है उसका हमें इसमें इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करनी है, जो वो है, यहाँ पे भी हमारा जो q है वो ≠0 रहेगा। ठीक है, q तो यहाँ पे हर में 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारी सारी संख्याएं हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर पे कि वहां क्या दिया गया है और क्या हमें पढ़ना है। इन सब के बाद इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करके उसका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि हमने तो पहले भी एचसीएफ के जो तरीके हैं वो सीखे थे, क्या वो गलत है या फिर वो पर्याप्त नहीं है। वो तरीके गलत नहीं है, पर हाँ वो पर्याप्त नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ नंबर्स हमारे बहुत बड़े आ जाते हैं जहाँ पे हम जो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते थे या करते थे वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए हम यूक्लिड विभाजन जो हमारी परिमेयिका है उसका यूज करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि कोई हमारा क्वेश्चन, मैं लिख लेती हूँ पहले क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 8 से इसको डिवाइड करती हूँ। कितने टाइम होगा, 8 × 24। ठीक है, ऐसे हो गया, कितना बचा, 1। तो ये जो 8 है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक। बता दूं क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी यूक्लिड विभाजन में। ये हमारा भाजक है। ये 25 हमारा है, ये क्या है, हमारा भाज्य है। ये जो 3 हमारा है वो क्या है, भागफल है। और जो यहाँ पर 1 हमारा बचा, ये हमारा क्या है, ये शेषफल है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना, 25 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2। अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे इस 25 को अगर हमें यूक्लिड विभाजन में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 8 × 3 + 1। क्योंकि देखिए 8 की 3 में मल्टीप्लाई की, 24 + 1 25, मतलब 8 × 24 और 1 25 तब बना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 को अगर हमें यूक्लिड विभाजन में लिखना हो तो ये हो जाएगा 5 × 5 + 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें इसे यूक्लिड विभाजन में लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, 25 = 5 × 5 + 0। ये हमारा इतना हो गया। इसीलिए मैंने 3 टाइप के एग्जांपल्स लिखे थे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे आगे जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो वहां पे हमें बड़े क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, ये इस टाइप से लिखने वाला, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में भी इस चीज को। अगर हमारा भाज्य a है, भाजक हमारा b है और भागफल हमारा q है, शेषफल को हमने r मान लिया, तो हमारा ये वाली फॉर्म बन जाएगी कि a बराबर b × q प्लस के r। ठीक है ना, और r जो है वो क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। इस b से हमारा r क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि r छोटा है b से, और जो r है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा 0 से। ठीक है, या तो 0 आ जाएगा शेषफल जैसे यहाँ पे आया है, या फिर 0 से बड़ा आ जाएगा, जैसे यहाँ 2 आया है, यहाँ 1 आया है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों कंडीशंस को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं कि जो r है वो कैसे है, वो 0 से तो बड़ा और बराबर है, तो बड़ा वाला इधर कर दिया r की तरफ, और b से हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यही हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दी गई है, हमें कंडीशन। और इनके लिए हम लिख भी सकते हैं, लिखा है बुक में भी इस चीज को लिखा गया है। मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ कि 2 धनात्मक पूर्णांक अगर हमें a और b दिए हों, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक हमें a और b, ये a है और ये b है, हमें दिए हों, तो क्या होगा, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होंगी कि a बराबर bq + r होगा। मैं लिख देती हूँ इसको कि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि क्या A बराबर जो होता है BQ प्लस के R है, और जहां R है वो 0 और B के बीच में है। ठीक है, तो मीन्स जो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि पूर्ण संख्याएं Q और R, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं Q और R का मतलब है, पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको क्या बताया था कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। इसका मतलब क्या है कि Q और R जो हमारे हैं वो 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया यूक्लिड विभाजन के बारे में। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ कि जो यूक्लिड विभाजन होता है उसे हम दो या दो से अधिक जो नंबर्स होते हैं उनका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF हमारा क्या होता है, HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत से बच्चे HCF बोलते होंगे पर शायद इसकी फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें HCF निकालना हो, जो हम पहले विधियां लगाते थे उनसे, गुणनखंड विधि वगैरह, तो उनसे काफी जो है मुश्किल, ऐसा नहीं कि निकलता नहीं है, निकल जाता है, पर काफी मुश्किल होता है निकालने में। तो और जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इससे हम बहुत इजी से निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से बता दे रही हूँ आपको कि जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 867 867 है और 255 है। इन दोनों का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें गुणनखंड करना पड़े तो अभी देखो पहले तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। ये तो हमें पता चल जा रहा है 5 से, पर ये नहीं पता चल रहा है किससे कटेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल सा लगता है। अब मैं इसको यूक्लिड विभाजन विधि जो है हमारी है उसको यूज करके सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले इसे 3 टाइम हो जाएगा सोल्व, 765 आएगा यहाँ पर। उसके बाद जब हम घटाएंगे यहाँ पर बचेगा हमारा 102। उसके बाद हमें क्या करना है, यही वाला जो नंबर है इसको यहाँ लिख देना है। इस वाले नंबर को जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया 255। अब इसका पहाड़ा इस पे चलाना है, कितनी बार, 2 बार, ये हो जाएगा 204 और यहाँ पर 51 बचेगा। अब ये वाला जो नंबर है फिर इसको यहाँ लिख देंगे 102। तो 51 से कितनी बार कटेगा ये, 102, पूरा का पूरा 102 आ गया है, यहाँ पे हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि HCF हमारा 51 है, ये वाला होता है आंसर, न कि ये वाला। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आंसर हमारा ये नहीं है, ये हमारा आंसर है इसमें HCF इक्वल टू 51। अब इसे यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे लिखेंगे, इसको लिखना भी है अभी। तो इसको ऐसे लिखेंगे 867 इक्वल टू जो हमने यहाँ लिखा है 255 मल्टीप्लाई 3 टाइम गया था और 102। फिर उसके बाद इस 255 को यहाँ पे क्या था हमारा 102 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 51। ठीक है, जो रिमाइंडर यहाँ बचा था। उसके बाद किसको लिखेंगे, यहाँ पर 102 को, ये हो जाएगा हमारा 51 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 0, ये 51 है। जैसे ही हमारा यहाँ पर 0 आ गया बस हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, जब शेषफल 0 होगा तब हम यही इस वाले नंबर को कह देंगे कि हमारा HCF है। तो HCF हमारा क्या आ गया है, 51। तो ये क्वेश्चन हमारा जिस तरीके से सॉल्व हुआ है, एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन जो हमारे हैं जिनका हमें HCF निकालना है उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल जो 1 है वो दिया गया है। ठीक है ना, ये दिया गया 4052 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो कितना लंबा जाता है ये भी और ये भी। अब इसको हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसका यूज करके सॉल्व करते हैं। देखिए कितनी आसानी से और कितने अच्छे से सॉल्व होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1 है, नंबर्स हमारे हैं ये दोनों। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 2 5 7 6। ठीक है, सबसे पहले ये कितनी बार चलेगा पहाड़ा, इस पे 3 बार। 3 बार पहाड़ा चलाने पर हमारा आ जाएगा, आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ बचेगा 0 2 और यहाँ पर 4। फिर मैंने क्या बताया था कि 421 जब यहाँ है तो ये वाला नंबर यहाँ लिख लेना है 4052। ठीक है, अब हम इस पे पहाड़ा चलाएंगे, इस पे चलेगा 9 टाइम, ये हमारा हो जाएगा 3780।
जब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 7 और यहाँ हमारा बचेगा 2। अब हमें क्या करना है, फिर अपना ये वाला नंबर यहाँ पर लिख लेना है और फिर से जब पहाड़ा चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा, एक ही बार। 272 आ गया यहाँ पर। इनको जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 148। फिर इस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, 272 हो गया हमारा यहाँ पर। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा, फिर 1 टाइम 148। फिर जब इनको घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 124। ठीक है, फिर यहाँ से 148 लिखेंगे, इसको 1 टाइम तो 100 कितना हो गया 24। फिर क्या बचा हमारा यहाँ पर, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 और 124। ठीक है, इसको बहुत लंबा चला गया भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 120 हो गया। यहाँ बचा हमारा 4 और 4 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 24। ये हमारा यहाँ पर अब 0 बच गया है और ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे हमने ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व किया है। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो ये वाला नंबर है हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे 4052 मल्टीप्लाई 3। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दे रही हूँ। जो ये नंबर है हमारा, इसको लिखते हैं पहले 12576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 420। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके बाद फिर ये नंबर लिखना है अपना, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में था आगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले को हमने सोल्व किया था और इसे क्या लिखेंगे 420 मल्टीप्लाई 9 और प्लस ये, तो ये हो गया हमारा 420 मल्टीप्लाई 9 और प्लस के 272। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 420 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 420 का, ये रहा 420 वाला टर्म, 272 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 148। 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। इसके बाद क्या लिखेंगे, 272 को हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 148। यहाँ पर था 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। 124। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद 148 लिखना है और 148 के लिए हमने कैसे सॉल्व किया था, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। तो ये हो गया 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब 124 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया था हमारा 24 मल्टीप्लाई 5 और प्लस के 4। फिर अब 24 आ गया, इसको हमने कैसे किया था, 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 0। अब जैसे यहाँ पे हमारा 0 आ गया तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ जाएगा 4। ठीक है, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, या इसी नंबर से लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन कटा था तो हमारा HCF क्या हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि HCF इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं करना है, बस हमें इस टाइप से डिवाइड करते जाना है अपने क्वेश्चन को, और जो भी हमने यहाँ पे स्टेप्स लगाए हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले वो लिखवा दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये वाली टर्म, क्योंकि इसी का यूज करके यहाँ पे लिखे ये सब चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें बस ये स्टेप्स लिख दे देने हैं और यूक्लिड विभाजन जो हमारी प्रमेयिका है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे। इससे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूर्णांक लिख दे रही हूँ, उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ताकि आप लोग समझ जाएं कि सवाल में कहा क्या गया है। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पूर्णांक ही लिख दूं। ठीक है, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, जिनमें सभी नंबर्स होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप से सभी नंबर होंगे और इधर भी सभी नंबर्स होंगे। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या होंगे, इन्हीं में से अगर हम पॉजिटिव नंबर या प्लस वाले जो नंबर है उनको लिख लेते हैं तो वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और ऋणात्मक पूर्णांक इसी में माइनस वाले जब ले लेते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। सवाल में हमें कहा गया है धनात्मक समपूर्णांक,
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ धनात्मक सम पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, इन्हीं में से प्लस वालों में से जब हम सम नंबर्स या सम संख्याएं जो होती है उनको लेते हैं तो हमारे धनात्मक सम पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, जब इन्हीं में से हम विषम संख्याओं को लेते हैं प्लस वाली ही, तो वो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख ली। ये मैंने पहले भी लिखवाई थी कि अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ये हमारी कंडीशन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा है। ठीक है, अब बात अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो सम पूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख रही हूँ 2q और 2q प्लस 1 के रूप का। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अगर हम इसके इक्वल माने इसको, तो यहाँ पर b के बदले हमें क्या दिया गया है 2। यहाँ भी देखिए b के बदले हमें 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो हमारी b की वैल्यू है वो कितनी होगी 2। ये हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा और क्वेश्चन में ही मिलेगा। हर बार हम b के जो मान हमारा है उसकी हेल्प लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, और हमेशा b का मान हम क्वेश्चन में पढ़ के ही जान जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जो b हमारा इक्वल टू है 2। अगर b हमारा 2 है तो a बराबर क्या हो गया 2q प्लस आर। ठीक है ना, a बराबर हमारा 2q प्लस आर हो गया। अब क्या है b हमारा 2 है, मैंने यहाँ पर b बराबर 2 लिख लिया। तो जो हमारा r है वो b से तो छोटा है, मतलब कि जो हमारी r की वैल्यू है वो ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पर r और ये 2। ठीक है, b की वैल्यू मैंने यहाँ भी रख दी। तो r मतलब 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब कि r फिर कितना है, r बराबर 0 और 1 ही तो आएगा, 2 तो लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे 2 नहीं लेंगे, r की वैल्यू केवल 0 और 1 ही ले पाएंगे। तो हमने r की वैल्यू 0 और 1 ही ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास r की दो कंडीशंस आ गई हैं 0 और 1। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 कि यदि हमारा जो r है वो 0 हो तो, ठीक है ना, तो हमारी a की क्या वैल्यू आएगी, तो a बराबर हो जाएगा 2q और प्लस r के बदले हमने 0 लिख दिया। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 2q। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा नंबर है इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, इसे 2 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा। अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या है, अतः यह सम पूर्णांक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ यह 2 से भाज्य है, अतः यह सम पूर्णांक है। ठीक है, तो एक जो हमारी कंडीशन थी उसके लिए तो हमने लिख दिया कि ये 2 से भाज्य है, तो ये हमारा क्या हो गया संपूर्णांक है। अब r इक्वल टू 1 भी हमें रखना है, तो मैं यहाँ पर r इक्वल टू 1 रख रही हूँ। अब सेकंड हमारा इसका क्या हो जाएगा कि r इक्वल टू 1, यदि r इक्वल टू 1 हो तो हमें क्या करना है, a बराबर यहाँ पे 2q प्लस आर था ना, तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q प्लस के 1। ठीक है, ये हमारा हो गया r की वैल्यू, हमने जब r बराबर 1 लिखा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा 2 से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये 2 से भाग नहीं हो सकता, जो नंबर हमारे 2 से भाग हो जाते हैं पूरे पूरे उन्हें हम कहते हैं समपूर्णांक, और जो हमारे 2 से भाग नहीं होते वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि यह 2 से भाग नहीं किया जा सकता, अतः यह हमारा विषम पूर्णांक है। ठीक है, यह संख्या या इसे 2 से भाग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अतः यह विषम पूर्णांक है। और यही हमें क्वेश्चन में दिखाना था कि जो 2q है वो तो हमारा संपूर्णांक है और ये जो हमारा है वो हमारा विषम पूर्णांक है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करा दे रही हूँ क्या है
कि इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, लगभग हर क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, उसको लिखेंगे भी कि अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर हमें जब क्वेश्चंस में नंबर दिए गए थे, हमने इससे इसकी तुलना करके देखी और हमने ये देखा कि बी के बदले यहाँ पर हमेशा 2 दिया हुआ है। हमेशा हर क्वेश्चन में, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यही करेंगे कि हम इसकी जो तुलना है अपने क्वेश्चन से करके क्वेश्चन से ही बी की वैल्यू निकालेंगे। और बी हमारा कितना आ गया, 2। जब हम यहाँ पर b के बदले 2 रखेंगे तो ये हो गया a बराबर 2q प्लस आर। अब अगर b बराबर 2 है, यहाँ पर 2 रखते हैं, b की वैल्यू ये रख दी, तो हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है। r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और बराबर है, मतलब कि 0 ही है एक तो, और 0 से बड़ी बड़ी है, पर 2 से छोटी छोटी है। तो 0 से बड़ी और बराबर और 2 से छोटी कौन सी वैल्यू है, फिर 0 और 1 ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर r की वैल्यू हमारी 0 हो तो यहाँ पे हम r के बदले 0 रख देते हैं। r के बदले 0 रखने पर हमारी a की वैल्यू क्या आई, 2q आई है। और इस नंबर को हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर 2q को हम 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 से भाज्य है, और जो संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं वो हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। ये 2 से भाज्य है तो ये क्या है, हमारा समपूर्णांक है। यही हमें क्वेश्चन में दिखाना था कि ये तो जो है ये समपूर्णांक का रूप है, और जो ये वाला है ये विषम पूर्णांक का रूप है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2q धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होगा, और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारी r की एक वैल्यू बची हुई है, r इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया r इक्वल टू 1 अगर हो हमारा तो a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ पर अब की बार r के बदले हमने क्या लिख लिया, 1। और हमें सीधा दिख रहा है कि अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, भाई पूरा नंबर बन गया ये। अगर ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता तो ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। और इसी के साथ ही जो ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, और इससे आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।